सो हे गाइज, ये वो शख्स हैं जिन्होंने आज पूरे भारत देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे भारत देश में सिर्फ महिलाओं के लिए कानून बना है, क्या हम जैसे लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है। वैसे गाइज, ये लड़ाई सिर्फ स्वर्गीय अतुल जी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हर उस पुरुष की लड़ाई है जो कहीं ना कहीं किसी लड़की या फिर अपने पत्नी द्वारा लगाए गए किसी झूठे आरोप से मानसिक रूप और कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते हैं। मगर शायद हमें इस बात का दुख नहीं होता अगर वे सच की लड़ाई लड़ते लड़ते जीत जाते, लेकिन अफसोस हम लड़ाई लड़ते लड़ते खुद से और कानून से इस कदर हार जाते हैं कि फिर अंत में हमारे पास एक ही रास्ता नजर आता है। 9 दिसंबर 2024 की सुबह सुबह बेंगलुरु के मंजुनाथ लेआउट स्थित डेल्फिनियम रेजिडेंस से पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल जाता है। कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस को बताता है कि यहां अतुल नाम का एक व्यक्ति अपने कमरे में पंखे से झूलता हुआ पाया गया। उसके बाद पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची तो उन्हें वहां पर काफी और चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले सामने एक चेकलिस्ट दीवार से चिपकी हुई नजर आती है और उसी के साथ एक और पर्चा लगा होता है जिस पे लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू, यानी कि न्याय मिलना अभी बाकी है, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन गाइज, इस चेकलिस्ट का क्या मतलब था और इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। खैर, पुलिस की जांच में 1.5 घंटे का वहां पे एक वीडियो बरामद हुआ और 24 पन्नों का खुद से उनके द्वारा लिखा गया अंतिम नोट बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखी और ये भी लिखा कि कैसे आज भ्रष्ट कानून पूरे देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। इसमें उन्होंने सबसे ऊपर एक महिला जज रीता कौशिक का नाम भी लिखा, फिर अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, फिर उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया, चाचा सुशील सिंघानिया और माधव जो कोर्ट का पेशकार था, जिन्होंने मिलकर उन्हें ये कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। पर यह मामला पूरा गाइज था क्या, और उन्होंने उस महिला का यानी कि जज महिला का सबसे ऊपर नाम क्यों लिखा, इसके पीछे की वजह क्या थी, सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, क्योंकि मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं देश दुनिया की अतुल सुभाष मोदी एक 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो बिहार के समस्तीपुर जिले के बेनीपुरा रोड के रहने वाले थे। अतुल एक मेहनती और होनहार छात्र थे। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की। उनकी मेहनत और लगन ने ही उन्हें बेंगलुरु में एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी भी दिला दी। अतुल का परिवार बहुत ही सादा और संस्कारी था। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत ही प्यार से पाला और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। उनके पिता बहुत ही कड़ी मेहनत करके अपने बेटे को हर ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की। उनकी मां साधारण गृहिणी थी और वे हमेशा अपने परिवार को जोड़ के रखने की कोशिश करती थी। उनका भाई विकास मोदी अतुल का सबसे बड़ा सहारा। विकास ने हर परिस्थिति में, हर दुख सुख में उनका साथ निभाया। लेकिन समय के साथ चीजें और परिस्थितियां बदलनी शुरू हो चुकी थी। वो भी तब जब 2019 में अतुल की शादी निकिता सिंघानिया से हुई। यह शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए तय हुई थी। इसका मतलब आप सीधे तौर पे ये समझ सकते हैं जैसे कि शादी करवाने वाले अलग अलग वेबसाइट्स, तो उन्हीं को ये नाम दिया गया है। खैर, जब पहली बार अतुल और निकिता की बातचीत शुरू हुई तो निकिता बहुत कम बोलती थी। अतुल को ये लगा कि ये उनकी शालीनता और समझदारी का प्रतीक है, तो यही सोचते हुए अतुल ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन शायद वे ये नहीं जानते थे कि निकिता का कम बोलना उसकी शालीनता नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपा एक शैतानी दिमाग है। खैर, अतुल और निकिता की शादी 26 अप्रैल 2019 को हो चुकी थी। यह विवाह वाराणसी के एक बड़े होटल में परिवारों और करीबी दोस्तों की उपस्थिति में हुई थी। शादी के बाद अतुल और निकिता अपने हनीमून के लिए मॉरिशस गए। वहां पर अतुल ने देखा कि निकिता अक्सर चीजें कहीं भी रख के कहीं भी भूल जाया करती हैं, जो कि ये अजीब व्यवहार था। एक बार उन्होंने अपना सामान होटल में छोड़ दिया, जिसके चलते बस भी छूट गई थी। जब अतुल ने उनसे पूछा तो उन्हें इसे मजाक समझ के टाल दिया। हनीमून के दौरान निकिता ने यहाँ पे एक और सच्चाई बताई। उसने कहा कि वो अपने परिवार के दबाव में आके ये शादी की थी। असल में वो शादी के लिए तैयार थी ही नहीं।
ये सुन के अतुल को थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसे अपने प्यार और धैर्य के साथ संभालने की कोशिश की। शादी के बाद अतुल और निकिता ने बेंगलुरु में अपने नया जीवन शुरू करने का फैसला किया, यानी कि हनीमून से आने के बाद वो सीधे बेंगलुरु चले गए। अतुल चाहते थे कि निकिता अपने कैरियर में सफलता हासिल करे। निकिता की पहली नौकरी बेंगलुरु में एक कॉल सेंटर में लगी। यह नौकरी उसे तब मिली जब अतुल ने उसे कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसकी तैयारी में मदद की। हालांकि ये नौकरी निकिता के लिए लंबे समय तक नहीं टिक पाई। फिर आगे चलकर निकिता ने दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। खैर ये तो आगे की बात है। तो शुरुआत में सब कुछ अभी अच्छा ही चल रहा था, परिवार भी खुशी खुशी इसमें शामिल थे। धीरे धीरे परिस्थितियां और बदलने लगी। रिश्ते में छोटी छोटी दरारें आने शुरू हो गई, जो कि बीतते समय के साथ ये दरारें और भी बढ़नी शुरू हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले उसके जीवन में एक बड़ी खुशी आने वाली थी, जो कि 2020 में अतुल और निकिता के जीवन में एक बड़ी खुशी आई जब उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। ये खबर दोनों ही परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आई थी। सबको लगा कि बेटे के जन्म से उनके रिश्ते में और भी मजबूती आएगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही घर में छोटी मोटी बातों पे विवाद होना शुरू हो गया। निकिता की मां निशा सिंघानिया अक्सर बेंगलुरु आती थी और कई दिनों तक उनके घर में रहा करते थे। उनके आने के बाद घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा। वे निकिता को कई तरह की सलाह देती थी। इनमें से कई बातें ऐसी होती थी जो अतुल को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। निकिता की मां निकिता को समझाया करती थी कि वो अपने बेटे और अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। इसी दौरान निकिता और उसके परिवार ने अतुल से पैसों की मांग शुरू कर दी। इसीलिए यहाँ पर एक और बात सामने आई कि निकिता का भाई अपना कोई कारोबार शुरू करने जा रहा था, तो उसे 19 लाख रुपए की जरूरत थी, जो कि अपने भाई को 19 लाख रुपए देने के लिए निकिता ने अपने पति अतुल से पैसों की मांग कर दी और पैसे ना देने पर विवाद होगा, कुछ ऐसी बात कही। फिर अतुल ने अपनी बचत से वो रकम निकाल कर निकिता को दी ताकि वो अपने भाई को दे सके, क्योंकि अतुल को यहाँ पर यह लग रहा था कि उसकी बात मान लेने से, उसके भाई को पैसे दे देने से हो सकता है कि उसके आपसी रिश्ते थोड़े से मजबूत हो जाएं। लेकिन शायद वे गलत थे, क्योंकि ये तो शुरुआत भर थी, जो कि आगे और भी बड़ी रकम में बदलने वाली थी, जो कि कुछ ही समय बाद निकिता के परिवार वालों ने आखिरकार 50 लाख रुपए की मांग कर ही दी। पर जब अतुल ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया तो उनके रिश्तों में खटास आने लगी। हालांकि अतुल ने इस सिचुएशन को हैंडल करने की, सुलझाने की हर बेहतर कोशिश की, लेकिन हर बार समय के बीतने के साथ साथ परिस्थितियां और खराब होती चली गई। लेकिन ये स्थिति और भी ज्यादा तब जाके बिगड़ गई, हाथ से बाहर हो गई, जब निकिता ने अपने पति अतुल के ऊपर दुर्व्यवहार और अन्य आरोप लगाने शुरू कर दिए। और यहीं पे उसने एक और बड़ा फैसला किया कि वो अब अपने बेटे को लेकर जौनपुर चली जाएगी, और वो चली भी गई। और यहाँ पे वो नहीं रुकेगा इसे। जब वो 2021 में अपने बेटे को लेकर जौनपुर चली गई तो वहां पे जाके उसने अतुल के साथ साथ अब उसके परिवार पे भी गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए, जैसे दहेज प्रताड़ना का आरोप। कि निकिता ने आरोप लगाया कि अतुल ने शादी के बाद 50 लाख रुपए दहेज की मांग की। घरेलू हिंसा, ये दावा किया गया कि अतुल ने निकिता के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्व्यवहार किया। निकिता ने यह भी आरोप लगाया कि अतुल ने उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की कोशिश की, उसे मजबूर किया, जबकि अतुल ने अपनी वीडियो में साफ तौर पे ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि इनफैक्ट उन्होंने तो कई समय से, काफी लंबे समय बीत जाने पर भी नेचुरल तरीके से भी संबंध नहीं बनाए थे। इसके पीछे का कारण ये था कि वो अपने आप को ज्यादा साफ सुथरा नहीं रखती थी, जबकि अपने बच्चों को भी दूध पिलाना होता था तो भी हाइजीन का उतना ख्याल नहीं रखती थी। इसी के साथ निकिता ने पिता के स्वर्गवास हो जाने पर भी इसका दोषी अतुल को ही ठहराया। निकिता ने यहाँ पर यह दावा करते हुए कहा कि जब दहेज की मांग हुई तो दहेज की मांग के चलते उसके पिता को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो सदमा सहन नहीं कर सके और स्वर्ग चले गए। जबकि आगे चलकर निकिता ने खुद ये भी कबूल कर लिया था कि उसके ऊपर लगाया गया ये आरोप बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसके पिता लंबे समय से बीमार चलते आ रहे थे और उसी बीमारी के चलते वो स्वर्ग सिधार गए थे। कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि कुल मिलाकर अतुल और उसके परिवार के ऊपर 9 आरोप लगाए गए थे, और अगर कोई एक आरोप हटता तो दूसरा आरोप थोप दिया जाता।
और इन्हीं आरोपों के चक्कर में वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूटते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें बार बार बेंगलोर से जौनपुर आना जाना पड़ता था। अदालत के लगातार चक्कर और बेवजह के कानूनी प्रक्रिया ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। बेंगलोर से जौनपुर की दूरी 1827 किलोमीटर है, जो हर बार आने जाने में काफी थकावट हुआ करती थी और आर्थिक बदलाव देखने को मिलते थे। यानी कि जो खर्चा होता है वो अलग और थकावट हो रही है वो अलग। कोर्ट की तारीखों में 120 सुनवाई, उनमें से अतुल को 40 बार अदालत में हाजिर होना पड़ा और ज्यादातर उन्हें अदालत पहुंचने के बाद ये देखने को मिलता या तो जज छुट्टी पर होते या सुनवाई टाल दी जाती। इन मुकदमों का सामना करते हुए अतुल ने अपनी नौकरी और निजी जीवन को पूरी तरीके से संभालने की कोशिश की, लेकिन इन झूठे आरोपों ने उनकी आत्मा को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर दिया। उन्होंने अपने वीडियो और अपने अंतिम नोट के माध्यम से यह खुलासा किया कि जौनपुर की फैमिली यानी कि उनके ससुराल वाले कोर्ट में उनके साथ किस तरह से व्यवहार किए, किस तरह से उनके साथ पेश आए। अतुल ने बताया कि कोर्ट में पेशकार माधव खुलेआम रिश्वत लेते हैं। अगर किसी को जल्दी तारीख चाहिए तो वहां पे पैसे दिए जाते, अगर किसी को देरी करनी है तो वहां पे भी पैसे दिए जाते, जिसकी रिश्वत की कीमत लगभग 50 रुपए से शुरू होकर हजारों तक पहुंच जाती थी। इतना ही नहीं, फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक को लेकर अतुल ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जज ने एक मौके पर उनसे 5 लाख रुपए रिश्वत मांगे और दावा किया कि अगर वो 5 लाख रुपए उन्हें दे देते हैं तो वो इस केस को रफा दफा कर देंगे। लेकिन इसी बातचीत के दौरान जब अतुल ने न्याय प्रणाली में झूठे केसों और पुरुषों पर पड़ने वाले इस तरह के प्रभाव का जिक्र किया तो जज साहिबा ने बड़े ही आराम से कहा कि उन्हें पता होता है कि इस तरह के मामले अक्सर 80% झूठे ही होते हैं। लेकिन इसी दौरान जब अतुल ने यह भी कहा कि कई बार इस परिस्थिति में आके कई इंसान यानी कई पुरुष अपने जीवन लीला को भी समाप्त कर लेते हैं, तो पास खड़ी उसकी पत्नी निकिता मुस्कुराई और बोली, तुमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ मेरा ही तो होने वाला है। और जज पर भी ये आरोप लगाया गया कि अगर वो उन्हें पैसे नहीं देते हैं तो अतुल और उनके परिवार वालों को इसी तरह से कोर्ट के चक्कर काटते रहने होंगे। जिसके बाद यहाँ पर अतुल को जज ने आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी निकिता को हर महीने 80,000 रुपए मेंटेनेंस के तौर पे देंगे। ये राशि उनके बेटे की परवरिश और निकिता के खर्चों के लिए तय की गई थी। हालांकि इससे पहले शुरुआती में 40,000 रुपए प्रति माह देने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर आगे बढ़ा के 80,000 प्रति माह कर दी गई, जिसके बाद अतुल ने यहाँ पे इस फैसले को सही नहीं ठहराया। बाकी देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से ये गलत भी है, और वो भी इतनी बड़ी अमाउंट, जबकि उसने 19 लाख रुपए निकिता के भाई को दे रखे थे। इसके अलावा अतुल ने अदालत में ये भी कहा कि उन्हें अपने बेटे की कस्टडी नहीं दी गई, जबकि वे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने बेटे को जानबूझकर उनसे दूर रखा, और यहाँ तक कि अदालत में सुनवाई के दौरान कभी भी वो अपने बेटे को नहीं लेकर के आती थी ताकि वो अपने पिता से ना मिल सके, यानी कि अतुल अपने बेटे से ना मिल सके। जिसके बाद अतुल ने अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला एकदम चुपचाप कर लिया। उन्होंने किसी को भी इसका आभास तक नहीं होने दिया कि उनके मन में चल क्या रहा है। अपने माता पिता, भाई, दोस्तों से वे जब भी बात करते तो अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश करते। उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती, लेकिन उनके भीतर एक गहरी उदासी छाई हुई थी जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। पर काश वे इस उदासी को, इस दुख को अपने दोस्तों, अपने माता पिता के साथ शेयर करते। लेकिन गाइज, अगर आप में से कोई भी इस तरह की परिस्थिति में अभी के समय में है या फिर इन फ्यूचर होते हैं, तो प्लीज सबसे पहले अपने माता पिता से बात करें, अपने उन लोगों को बताएं, अपने दुखों को शेयर करें जो लोग आपको और आपके दुखों को बेहतर तरीके से समझते हैं, और तभी कोई ना कोई सही हल निकाला जा सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी के पास इस परिस्थिति से निकलने का कोई और सही तरीका है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा बताया गया एक सुझाव किसी की जिंदगी संवार सकता है। खैर, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक चेकलिस्ट बनाई। इस चेकलिस्ट में उन्होंने वो सब कुछ लिखा जो उन्हें जाने से पहले, यानी कि अपने जीवन को त्यागने से पहले करना था, जैसे कि वो वीडियो बनाना और 24 पन्नों का एक नोट तैयार करना, हर एक सबूत इकट्ठे करना, यहाँ तक कि एंड टाइम पे अपने फोन को अनलॉक करके जाना ताकि उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सबूत के तौर पे इस्तेमाल किए जा सके। और अंत में गाइज, आखिरी में जो उन्होंने दिल छू जाने वाली एक ऐसी बात कही जो कि हर एक भारतीयों के दिल में जा लगी है। उन्होंने कहा कि
तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता, यानी कि आखिरी फैसला नहीं आ जाता। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय न्याय व्यवस्था से हमें न्याय मिल जाता है तो मेरी अस्थियों को तब जाके गंगा में विसर्जित की जाए, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसी कोर्ट के बाहर किसी गटर नाले में मेरी अस्थियों को विसर्जित कर दी जाए। अब देखा जाए तो गाइज इतना बोलकर वो तो चले गए, लेकिन अगर यहीं पर कानून व्यवस्था ने उनकी सही समय पे सही तरीके से मदद की होती तो आज वे हम सबके बीच होते। वैसे देखा जाए तो गाइज ये सच है लेकिन कड़वा है कि लड़कों के प्रति कानून तो बहुत नर्म है ही, यहाँ तक कि समाज भी लड़कों के साथ हो रही किसी भी तरह की प्रताड़ना को ध्यान नहीं देता है। उन्हें मजाक लगता है कि भाई लड़के हैं, पर सच तो ये है कि भाई मर्द को भी दर्द होता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। और वैसे ये आवाज मुझे लगता है कि आज उठी है कल दब जाएगी, होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो काम था मैंने किया, अब आपकी बारी है। प्लीज शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।